Hello everyone. Today we will start part 3 of chapter Sectors of Indian Economy. Chapter 2 of Economics. तो बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको तीनों सेक्टर्स के बारे में बताया था, उनकी क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में बताया था। हमने डिस्कस किया था कि जीडीपी के अंदर किस सेक्टर का कितना शेयर है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर किस सेक्टर का कितना शेयर है। तो today we will discuss the remaining topics. Yes student, हमारा आज का टॉपिक है where are most of the people employed and why. तो देखिए द प्राइमरी सेक्टर एम्प्लॉयज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा लोग इस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं। ठीक है जी। मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। और मेनली किस फील्ड के अंदर है? प्राइमरी में भी एग्रीकल्चर में। ठीक है जी। चाहे प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी के अंदर शेयर है वो एज कंपेयर टू सेकेंडरी सेक्टर और टर्चरी सेक्टर बहुत ही कम है, पर यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। अब देखिए ये क्यों है? It is because not enough jobs were created in the secondary and tertiary sectors. अब इसका रीजन ये है कि सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो जॉब्स हैं वो क्रिएट नहीं हो पाई। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज नेसेसरी। यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमारे उतने जिनकी जरूरत नहीं है वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या चीज है? इट इज अ सिचुएशन वेयर पीपल आर पेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कि लोग काम तो कर रहे हैं पर वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे। इफ फ्यू पीपल मूव आउट, अगर उनमें से कुछ लोग बाहर भी चले जाते हैं, देयर विल नॉट इट विल नॉट इफेक्ट द प्रोडक्शन। इससे प्रोडक्शन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए ओपन जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या है? ओपन एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसा होता है कि ये क्लियरली आपको दिखता है कि इस पर्सन के पास कोई भी जॉब नहीं है। इसको हम लोग ओपन एम्प्लॉयमेंट को डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। दिस अंडर employment also happens in the other sectors. For example, there are thousands of casual workers in service sector in the urban areas as painters, plumbers, repair persons, etc. अब मैं अर्बन जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज एक छोटा सा फार्मर है लक्ष्मी, और उसकी अपनी 2 हेक्टेयर जो है लैंड है, अनइरिगेटेड लैंड है, और वो अब इसके लिए जो है इरिगेशन के लिए रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। अब उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं जो कि उस 2 एकड़ जो लैंड है उसके ऊपर काम करते हैं। उनमें से कोई भी पर्सन बाहर जाकर काम नहीं करता। तो देखिए अब पूरा साल जो है उस 2 हेक्टेयर जो उनकी जो 2 एकड़ लैंड है उसमें पूरा साल 5 लोगों के लिए काम नहीं है, पर फिर भी वो लोग बाहर जाकर काम नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ कि उनमें से वो सब लोग जो हैं 5 के 5 अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर रहे, यानी कि जितना उनको काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे। उनकी जो लेबर एफर्ट्स हैं वो डिवाइडेड हो रही हैं। ईच वन इज डूइंग सम वर्क, हर कोई काम कर रहा है, बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड, पर उनमें से कोई भी फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। यहाँ पर हमें दिखता है कि लोग काम कर रहे हैं पर हर पर्सन जो है अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर उनमें से 5 लोगों में से अगर 2 लोग जो हैं
सपोज कहीं और बाहर जाकर उनको किसी ने हायर कर लिया, किसी और फार्मर ने, कि आप मेरे यहाँ पर आकर काम करिए। तो उन 5 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो कहीं बाहर किसी दूसरे फार्मर के पास काम करने लगे। तो उन 2 लोगों के जाने से उनकी जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मीन्स कि दे आर अंडर एम्प्लॉयड। इसी तरह ये जो आपकी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर ही नहीं है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही नहीं है, ये जो है ये सर्विस सेक्टर के अंदर भी, अर्बन एरियाज के अंदर भी आपको मिलेगी। यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे पेंटर, प्लम्बर, रिपेयर पर्सन्स जो कि अंडर एम्प्लॉयड हैं। अब कैसे हैं? कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग हैं अपनी कोई भी कार्ट है उनके पास, कोई चीज बेचने के लिए वो सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, ठीक है, वेंडर्स जिनको बोलते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि वो पूरा दिन अपना होल डे इसी तरह से स्पेंड कर देते हैं, पर उनको पूरा दिन इस तरह से घूमने के बाद भी उनको जो है बहुत ही कम वो अर्न कर पाते हैं। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डू नॉट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज। अब वो ये वेंडर का सामान जो है बेचने का काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाई। तो इस तरह से ये पेंटर, प्लम्बर या रिपेयर पर्सन्स, ये लोग भी जो हैं ये अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही आएंगे। यस बेटा, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब हमने अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, तो अब हम बात करेंगे कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक लॉ इम्प्लीमेंट किया जिसको बोला गया राइट टू वर्क। ठीक है जी। अब ये जो राइट टू वर्क था, ये जो है इसको 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट, यू हैव द राइट टू 100 डेज एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या हुआ, आपको 100 डेज एम्प्लॉयमेंट का राइट मिला इन अ ईयर, एक साल के अंदर, फॉर ईच फैमिली, हर फैमिली के लिए, विद इन 5 किलोमीटर ऑफ योर रेजिडेंस। यानी कि आप जहां पर रहते हैं उस घर के, उस जगह के 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको जो है, अगर आपने जो लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां पर अपनी एप्लीकेशन दे दी एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जो राइट टू वर्क है, इट इज कॉल्ड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसको नरेगा भी बोलते हैं। तो ये जो है एक्ट किस ईयर में लाए थे हम लोग? इट वाज लॉन्च्ड इन 2005। और इसको स्टार्ट किसने किया था? स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मेड अ लॉ implementing right to work in 200 districts of India। अब इसको जो है एक लॉ बनाया गया और इसको राइट टू वर्क को 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। All those who are in need of work will get guaranteed 100 days work, and if the government fails to do so, it will give unemployment allowances to them। अब देखिए, जिन सब लोगों को काम की जरूरत है उनको 100 डेज की जो है एम्प्लॉयमेंट, या उनको 100 डेज का वर्क प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट ये करने में फेल होती है तो उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। अलाउंस मीन्स भत्ता मिलेगा, पैसे मिलेंगे उसके बदले में अगर उनको काम नहीं मिलता। द वर्क विल ऑफ द टाइप विच इन फ्यूचर हेल्प टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड। अब जो काम है वो कैसा होगा? जिससे कि आगे फ्यूचर में लैंड की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो सके। यस, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। तो देखिए, यहाँ पर आप दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक एक पिक्चर में तो ऑफिस के अंदर बैठकर लोग जो हैं कंप्यूटर पर वर्क कर रहे हैं, और दूसरी में एक लेबर जो है वो बैठकर काम कर रही है। तो यहाँ पर इन दोनों पिक्चर्स के अंदर आप इनकी वर्किंग कंडीशंस को देखिए। ठीक है जी। तो इनके हिसाब से हम लोग जो है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर डिस्टिंग्विश
कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए नेक्स्ट है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यहाँ पर जो आपकी टर्म्स है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर होंगी। सो पीपल हैव एश्योर्ड वर्क। इससे क्या होगा? आपको एश्योर्ड मीन्स काम आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। अगर कोई भी फर्म है, कंपनी है, उसको गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इट फॉलोज रूल्स एंड रेगुलेशंस गिवन इन वेरियस लॉज। अब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं वो कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं। हैज सम फॉर्मल प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी उनके कुछ प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स हैं जिनको कि उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उनकी फीचर्स हो गई एक तरह से। क्या क्या है? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, लोगों के पास एश्योर्ड वर्क है, दिस सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये लोग रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, ये कुछ जो हैं प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स हैं इनको यहाँ पर काम करने के, तो उनको जो है ये फॉलो करते हैं। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स। पेड लीव्स। अब इसमें आपको पेड लीव कैसे हैं? मान लीजिए कई कई ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पर सैटरडे और संडे की जो है हॉलीडे होती है, पर जो वहां पर काम करने वाले लोग हैं उनको उसके बदले में सैलरी मिलती है, उनकी मंथली होती है कि आपको 1 मंथ की सैलरी, मान लीजिए 50,000 है आपकी सैलरी, तो उस सैलरी के अंदर जो आपकी छुट्टियां हैं, ये सैटरडे और संडे हैं, वो इंक्लूडेड है। दिस इज कॉल्ड पेड लीव। तो पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, अब बीच में कोई हॉलीडे आ जाती है तो उसमें भी उनको पेमेंट मिलती है। नेक्स्ट वन इज प्रोविडेंट फंड। उनका जो है प्रोविडेंट फंड कटता है, ग्रेचुटी है, मेडिकल के बेनिफिट मिलते हैं उनको। वर्कर्स गेट पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट। अब जो वर्कर्स हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। तो दीज आर द बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट वन इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये क्या है? करेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये दोनों इमेजेस को देखिए, यहाँ पर एक जो है लेबर का काम कर रही है लेडी, और दूसरी में आप देखिए कि ये हाउस मेड है, बर्तन साफ करने का काम कर रही है। तो इसमें क्या है? स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट होते हैं जिनके ऊपर की गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, देयर आर रूल एंड रेगुलेशंस बट दीज आर नॉट फॉलोड। रूल रेगुलेशंस हैं पर उनको कोई भी फॉलो नहीं करता। लो पेड जॉब्स एंड आर नॉट रेगुलर, बहुत ही कम पैसे मिलते हैं और ये जो जॉब है वो रेगुलर नहीं होती। अब देखिए किसी के घर में मेड है, अगर उसका काम अच्छा नहीं लगा तो उसको कभी भी जो है जॉब से बाहर कर सकते हैं। इसी तरह लेबर है, लेबर आपको आज जरूरत है तो आप काम करवाएंगे, हो सकता है 4 दिन आपको काम ना मिले। और दूसरा उसमें भी बार्गेनिंग की जाती है, जो लेबर का पर्सन कम पैसे लेगा हम लोग उसी से काम करवाना प्रेफर करेंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने मिनिमम जो है लेबर के जो प्राइस हैं वो फिक्स किए हुए हैं। जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने उनके जो है डेली वेजेस फिक्स किए हैं, पर फिर भी लोग जो है उसमें बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ से आप दोनों ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, यहाँ पर जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जाता। वहां पर जॉब सिक्योर है और यहाँ पर जॉब सिक्योर नहीं है। वहां पर आपको पेड लीव्स मिल जाती हैं, यहाँ पर पेड लीव नहीं मिलती। तो इन दिस वे यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन organized and unorganized sector. This question is very important from the exam point of view. Next one is disadvantages from the employers. अब unorganized sector के क्या जो है disadvantages हैं? There is no provision for overtime, paid leave, holidays, leave due to sickness.
अब इसमें यहाँ पर कोई भी जो है प्रोविजन नहीं है कि अगर आपने एक्स्ट्रा काम किया तो आपको ओवर टाइम मिलेगा, या पेड सैटरडे संडे को वर्क नहीं किया तब भी आपको जो है पैसे मिलेंगे, या हॉलीडेज की पेमेंट होगी, या बीमार हो गए तो आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। अब इसमें एग्जाम्पल है, फार्मर्स वर्क ऑन देयर लैंड एंड हायर लेबरर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। अब फार्मर अपनी खेतों पर काम करते हैं और लेबरर्स को जो है हायर कर लेते हैं, किराए पर बुला लेते हैं पेमेंट करके, डेली वेजेस के ऊपर। वो तब बुलाते हैं जब उनको जॉब की जरूरत होती है। सम पीपल कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव द जॉब। और उनमें से जब फार्मर को काम नहीं करवाना तो वो उनको जो है जॉब से हटा देते हैं, या उनको डेली वेजेस के लिए नेक्स्ट डे नहीं कॉल करते। अब नेक्स्ट आ सकता है, अब हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आपने देखा कि कैसे जो है जो वर्कर्स हैं उनको पेड लीव नहीं मिलती, जॉब उनकी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी उनको हॉलीडेज का प्रोविजन नहीं है, कभी भी उनको उनकी जॉब से जो है बाहर किया जा सकता है। तो इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उन वर्कर्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सेमी अर्बन एरियाज। जो सेमी अर्बन एरियाज हैं वहां पर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाकर, इम्प्लीमेंटिंग मैनी प्रोग्राम सच एज नरेगा 2005। नरेगा जैसे जो प्रोग्राम है जो कि 100 डेज की एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर कर, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन सर्विस सेक्टर, स्कूल्स, टूरिज्म, हॉस्पिटल एक्सेट्रा। अब ज्यादा से ज्यादा जो जॉब अपॉर्चुनिटी अगर हम सर्विस सेक्टर के अंदर क्रिएट करें, इसके अंदर स्कूल्स आ सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा जो है वहां पर। अलाउ क्रेडिट्स एट ए लोअर रेट। अलाउ क्रेडिट मीन्स उधार देना, अगर हम इनको लोअर रेट के ऊपर, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है बैंक क्रेडिट दे ताकि ये लोग अपना जो है कोई काम शुरू कर सकें। तो इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब देखिए ये तो हमने जो अभी किया था, और ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये जो हमारी थी ये थी जो वर्किंग कंडीशंस थी उसके हिसाब से सेक्टर्स को हमने जो है डिवाइड कर दिया था। अब हम लोग जो है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से जो है इनको डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए पब्लिक सेक्टर क्या है, ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट। इसको जो है, अब यहाँ पर दो इमेजेस आप देख लीजिए, एक आपको पार्क नजर आ रहा है और दूसरा आपको बस स्टैंड नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्ट। तो ये जो है ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट, प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द वर्कर्स लाइक फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट, फिक्स वर्किंग आवर्स एक्सेट्रा। अब देखिए यहाँ पर ये जो फैसिलिटीज हैं ये वर्कर्स को कैसी प्रोवाइड करता है, इनको फिक्स एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, इनके काम करने के घंटे भी फिक्स होते हैं। मेन एम इज टू प्रोवाइड पब्लिक वेलफेयर। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है, या गवर्नमेंट ने कोई पार्क बनाया, कोई स्कूल बनाया, या कोई हॉस्पिटल बनाया, तो इसका मेन एम क्या हुआ कि लोगों की वेलफेयर, लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड करना। Examples of public sector are Indian Railways, hospitals, park, libraries, transport का है आपका, all these are come under public sector। तो देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं पब्लिक सेक्टर की। देखिए इंडियन रेलवेज हैं, आपको पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है, लाइब्रेरी है, हॉस्पिटल है, ऑल दीज कम्स अंडर पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, देखिए अगर कोई भी अपनी कोई इंडस्ट्री लगाता है तो उसका मेन एम क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अब लोगों की कोई सेवा फ्री में तो नहीं करेगा, लोगों को कोई लाइब्रेरी जो है फ्री में नहीं खोल कर देगा कि आप आइए और पढ़िए यहाँ पर। तो कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट को ही लेनी पड़ती हैं, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, ट्रांसपोर्ट हैं, ये सारी जो फैसिलिटीज हैं, ताकि लोगों को ये सारी फैसिलिटीज बहुत ही कम रेट के ऊपर जो है वो मिल सकें।
अब हम लोग बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर की। तो यहाँ पर देखिए बैंक्स हैं, इमेजेस जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस है, कैनरा बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, और भी आपको होंडा है, बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज जो हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आती हैं। तो देखिए प्राइवेट इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल। अब इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? प्राइवेट इंडिविजुअल। डज नॉट प्रोवाइड फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट एंड फिक्स वर्किंग आवर्स टू वर्कर्स। अब ये जो है लोगों को फिक्स एम्प्लॉयमेंट या फिक्स वर्किंग आवर्स प्रोवाइड नहीं करते जो प्राइवेट सेक्टर है। मेन एम इज टू मेक मैनी प्रॉफिट्स फॉर देमसेल्फ। अब प्राइवेट सेक्टर का मेन एम क्या है? कि अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। अब इसमें एग्जाम्पल हैं प्राइवेट सेक्टर के, बिरला इंडस्ट्रीज है, रिलायंस है, टाटा है, ऑल दीज कम्स अंडर प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए क्वालिटीज ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में जॉब सिक्योरिटी है, जनरस बेनिफिट है, मोर रिलैक्स एटमोसफियर है, कि आप आराम से रिलैक्स एटमोसफियर में काम कर सकते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की क्या क्वालिटीज हैं? मोर अपॉर्चुनिटीज एज फॉर प्रमोशन एज द कंपनी ग्रो। अब जैसे जैसे कंपनी को फायदा होता है तो यहाँ पर जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। दीज जॉब्स टेंड टू पे हायर। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा जो है उनको सैलरी भी मिलती है। आप देखिए कहीं कहीं आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर जो वो एग्जीक्यूटिव्स रखते हैं उनकी सैलरीज जो है लाखों के हिसाब से पर मंथ में वो पेमेंट करते हैं। मोर प्रेस्टीज एंड द प्राइवेट सेक्टर इज सपोज मोर एफिशिएंट। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहां पर जॉब करना ही प्रेस्टीज का इशू है, ठीक है। अब प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेस ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी मीन्स एक तरह से जो अधिकारी होते हैं, अलग अलग बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, तो फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये इतनी सारी फॉर्मेलिटीज नहीं होती। तो